हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लेक्चर भी अपना जो टॉपिक है वो 2 लेक्चर का रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ईजी सा ही है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या है। ठीक है, तो ये वो लॉज हैं जो हमें किसके बारे में समझाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट है वो आपस में किस तरीके से कंबाइन होंगे और वो जब कंबाइन होंगे तो वो किस तरीके का नेचर शो करने वाले हैं, क्या क्या चीजें कांस्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो वो ये सारे के सारे लॉ हमें वो सारी बातें समझाने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो द लॉज which govern the chemical combination of element called laws of chemical combination. These are as follows. Number 1, law of conservation of mass. Law of definite proportion. Law of multiple proportion. Law of reciprocal proportion. तो ये है हमारे पास 5 लॉज। कौन कौन से लॉ हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो लॉ है ये आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। कोई बात नहीं, हम इसको अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नंबर थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स। इसको अवोगाड्रो लॉज ऑफ वॉल्यूम भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था 1789 में एंटोनियन लेवुजियर। लेवुजियर जानते हो, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने इस लॉ को दिया था। सिंपल सा लॉ कहता क्या ये, according to this law mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reactions। ठीक है, और total mass of reactants is equal to total mass of product। देखो क्या कहना चाहता है ये। सबसे पहली बात, ला दिया किसने था ये, ए लेवुजियर, एंटोनियन लेवुजियर इन 1789। कहना क्या चाहता है, सिंपल सा ला है। कंजर्वेशन का मतलब हम जानते ही हैं।
तो कहता है कि जो मास है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब यहाँ पर केमिकल तो है ही, साथ में फिजिकल भी है, चाहे वो चेंज फिजिकली हो चाहे केमिकली हो, जो मास रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। या फिर क्या कह सकते हो कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं AgNO3, ठीक है एक्वस फॉर्म में प्लस NaCl एक्वस फॉर्म में, और जब रिएक्शन होगी NaNO3 एक्वस प्लस AgCl प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जब आप इसका मास चेक करोगे रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद, जो टोटल मास होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट का मास जितना था उतना ही प्रोडक्ट का मास है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। अब उसके बाद क्या होता है कि अब इस लॉ में भी कुछ कमियां हैं। अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियर रिएक्शंस की, न्यूक्लियर रिएक्शंस की या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कहता है कि जो मास होता है वो लॉस होता है। ठीक है, सम ऑफ मास गेट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत ज्यादा एक लार्ज अमाउंट ऑफ हुज एनर्जी इज प्रोड्यूस, और वो एनर्जी आती कहां से है, वो जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन दिस लॉ इज नॉट होल्ड गुड, है ना, ये जो लॉ था वो अप्लाई नहीं हो पाया, कुछ एक मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है वो मॉडिफाइड फॉर्म क्या बोलते थे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, जो टोटल सम है मास और एनर्जी का वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total sum of mass and energy remains constant during a chemical reaction। ठीक है, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total sum of mass and energy remains constant during a chemical reaction। ठीक है, आपने इक्वेशन पढ़ी भी होगी, कौन सी इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब जो मास है उस मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है तो ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का दूसरा भी नाम होता है इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब चलते हैं अपने दूसरे लॉ पे। सेकंड आता है अपने पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है बिल्कुल प्योर होना चाहिए, मिक्सचर की फॉर्म में ना हो, ए प्योर केमिकल कंपाउंड। तो खास बात क्या, उसमें ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट,
कोई भी प्योर कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम, कंटेन सेम एलिमेंट। और दूसरी चीज, उन एलिमेंट का उस कंपाउंड में जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, डेफिनेट होगा। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, उस कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे और उन एलिमेंट्स का मास रेशियो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2 की, CO2 तो कहता है कि अब ये जो CO2 गैस है वो किसी भी मेथड से बनी हो, चाहे हमने फ्यूल का कंबशन करवाया हो, रेस्पायरेशन, हमने CO2 गैस को बाहर निकाला हो, या फिर लाइमस्टोन का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया हो, या एसिड की रिएक्शन करवाई हो कार्बोनेट्स के साथ, किसी भी मेथड से CO2 गैस बाहर निकली है, अगर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं तो जो मास रेशियो होगा, हमेशा पहली चीज तो ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, मतलब ऑलवेज इस CO2 गैस के अंदर कौन कौन होंगे, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है कि जो इनका मास रेशियो होगा वो मास रेशियो हमेशा कितना होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, 3:8 का रेशियो होगा, चाहे फिर उसका सोर्स कुछ भी हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई भी प्योर कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट होंगे और उनका मास रेशियो भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हो सकती है। क्लियर है ये? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के ऊपर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा, तो आपके लिए थोड़ा नया होगा, इसको ध्यान से भी देखना है। तो देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहले पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है ये। देखो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहली बात तो इस लॉ के लिए क्या जरूरी होगा, हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ दो होने चाहिए। ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद वो कम से कम दो कंपाउंड तो बनाए, दो या दो से ज्यादा, तब उनमें क्या कहता है उनमें से कोई एक एलिमेंट जो कि फिक्स मास ऑफ सेकंड से जुड़ रहा है, उनके मास का रेशियो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दो एलिमेंट हो गई, ये कंबाइन होकर के कम से कम दो कंपाउंड तो बनाए, तो दो कौन कौन से हो गई, एक हो गया H2O और दूसरा हो गया H2O2, वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। तो when two elements combine to form two or more than two compound, तो टू बन गए। then the ratio of masses, अब इनका मास का रेशियो देखो, हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 32 है ना, पता ही है हमें। तब क्या कहता है कि अब इन दोनों में से आप एक के मास को फिक्स करोगे, किसी को भी फिक्स कर सकते हो, तो जैसे फिक्स पहले से ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या कहता है, देन द रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच इज कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, तो यहाँ पर फिक्स मास किसका हो गया, हाइड्रोजन का, तब जो दूसरा एलिमेंट है इसके मास का रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल होल रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कितना आया यहाँ से, 1:2। फिर से देखो क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे,
तब उनमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो जो कि फिक्स्ड मास से जुड़ रहा है, उनका रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ से आ रहा है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के दो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन कंटेंट दिया हुआ है, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन है 42.9% और दूसरे कंपाउंड में कार्बन है 27.3%। तो कहता है कि प्रूव करो, शो करो कि दीज आर फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये जो है वो फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम दो फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड हो गया, दोनों के अंदर निकाल लेते हैं। फर्स्ट में कार्बन कितना हो गया, जो कार्बन के अमाउंट है 42.9, एज्यूम कर लेता हूं कि ग्राम में है ये। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा, परसेंट है, माइनस कर दो 57.1। ठीक है, ये आ गया अपने पास। जो दूसरा कंपाउंड है उसमें कार्बन कितना है 27.3% ग्राम मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 100 माइनस 27.3 इज इक्वल टू 72.7 ग्राम। ठीक है, ये आ गया अपने पास, दोनों जगह कार्बन और ऑक्सीजन के मास आ गए। अब क्या कहा था हमने कि इन दोनों में से आप किसी एक को फिक्स करोगे। अब देखने में लग रहे हैं कि तो दोनों ही अलग अलग हैं, फिक्स किसको करें, आपकी मर्जी है, कार्बन को फिक्स कर सकते हो और ऑक्सीजन को। अज्यूम करो हम ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को फिक्स करने का मतलब मुझे ऑक्सीजन के मास को 1 ग्राम बना लेना है। सबसे इजी तरीका है, जिसको आप फिक्स कर रहे हो उसके मास को 1 ग्राम बना लो। कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर क्या गिवन है 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन, या फिर ये लिखो इसको 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन के मास को हमने फिक्स करना है ना, 1 बना दो, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 42.9 ओवर 57.1 ग्राम ऑफ कार्बन, 42.9 ओवर 57.1। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.75 अप्रोक्सीमेट। ऐसा ही काम यहाँ पर भी करो, फिर से ऑक्सीजन को 1 बनाना है, तो क्या कहता है 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगी किसके साथ 27.3 डिवाइड बाय 72.7, दैट इज 0.375 ग्राम ऑफ कार्बन। तो दोनों में ऑक्सीजन के मास को हमने फिक्स कर दिया, तो कार्बन के मास का रेशियो कितना आया 0.75, रेशियो 0.375, और यहां से रेशियो क्या आ गया 2:1 का रेशियो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, जो रेशियो होगा वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो ये अपने 3 लॉज हो गए हैं, बचे हुए 2 लॉ हम अपने कल करेंगे, और आप इन तीनों लॉज के ऊपर क्वेश्चन करके देखोगे, बिल्कुल इजी से इजीली हो भी जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।